मैं आपको प्लेटो के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके पहले कि हम प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी पर जाएँ और उसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट को समझें, उससे पहले हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम ये समझें कि उस क्लासिकल ग्रीस पीरियड में कैसी परिस्थितियाँ थीं, कैसी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ थीं जो कि जिसकी वजह से प्लेटो की ये फ़िलॉसफ़ी निकल कर आ रही थी और प्लेटो का ध्यान किधर था, प्लेटो के पूरे दर्शन में किन बातों की ओर उसका ध्यान था। तो एक ब्रीफ मैंने ये स्लाइड बनाई कि आपके लिए, कि आपको जानने के लिए कि प्लेटो कौन था, हु वाज प्लेटो। तो प्लेटो वाज बॉर्न इन एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली ऑफ एथेंस। इसका अर्थ हुआ कि एथेंस की एक धनी संपन्न परिवार में प्लेटो का जन्म हुआ था और हिज अर्ली नेम वाज एरिस्टोकल्स। उसका जो शुरुआती नाम है प्लेटो का वो एरिस्टोकल्स है, विच लेटर ऑन वाज सप्लांटेड बाय द निक नेम प्लेटो। वो बाद में उसका नाम प्लेटो हुआ और प्लेटो उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्रीक में प्लेटो का अर्थ होता है कि जो चौड़े शरीर का व्यक्ति है उसको हम प्लेटो बोलते हैं। और प्लेटो का खुद का शरीर कहा जाता है कि वो बहुत चौड़ा थे और उनके कंधे बहुत चौड़े थे और उनकी आईब्रोज भी बहुत चौड़ी थी। लेकिन प्लेटो अपने उस शारीरिक संरचना की वजह से उनको प्लेटो का नाम पड़ा। इसके बारे में जो हम लोगों को जानकारी मिलती है अस्पष्ट सी, वो यही है कि शायद इसी वजह से प्लेटो को पुकारा गया उन्हें। लेकिन प्लेटो एक फिलोसोफर थे, प्लेटो सोल्जर भी थे, प्लेटो पॉलिटिशियन भी थे, प्लेटो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी थे, वो पोएट भी थे, वो एक बहुत लिटरेरी पर्सन थे, रिफॉर्मर थे और कज़िन ऑफ क्रीटियास एंड किंसमैन ऑफ सोलन उनको बोला जाता है। किंसमैन ऑफ सोलन, सोलन वहाँ का एक एथेंस का एक प्रमुख था जो कि प्लेटो से पहले जन्म लिया था। तो जो सिटी स्टेट का जैसे प्रमुख होता है वहाँ का, वो व्यक्ति था सोलन। और सोलन ने वहाँ पर एक कोशिश की थी कि किसी तरीके से कि हम अपने सिटी स्टेट को और अपने लोगों की ज़िंदगी को हम बेहतर बना सकें। तो इसलिए सोलन को एक बहुत बुद्धिमान राजा के नाम से जाना जाता है वहाँ पर। वो प्लेटो का रिश्तेदारी सोलन से भी थी। और क्रिटियास जो थे वो एक वहाँ के बहुत मशहूर पॉलिटिशियन थे और क्रिटियास पॉलिटिशियन भी थे, क्रिटियास बहुत अच्छे पोएट भी थे, लेखक भी थे। तो उनकी लिखी हुई पुस्तकें आज भी जो है ग्रीक वर्ल्ड से काफ़ी पॉपुलर थी। खैर उस समय भी बहुत पॉपुलर थी और अभी भी उनको जो है बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो क्रिटियास जो थे वो इसलिए इम्पोर्टेंट थे क्योंकि एक तो वो वहाँ के बहुत मशहूर पॉलिटिशियन थे एथेंस के उस समय के, और दूसरा वो सुकरात को समर्थन देते थे। जबकि उस समय के अन्य पॉलिटिशियंस जो थे वो सुकरात का विरोध कर रहे थे। सुकरात कौन थे? सुकरात प्लेटो के गुरु थे और एथेंस में सुकरात का समर्थन करने वाले बहुत कम लोग थे। क्रिटियास उसमें से एक थे क्योंकि क्रिटियास सुकरात को बहुत पसंद करते थे। प्लेटो ज्वाइंड सोक्रेटिक सर्किल इन 407 BCE। प्लेटो जब 20 वर्ष की उम्र के थे तो प्लेटो ने सुकरात उस समय वहाँ एथेंस में थे और उनका अपना एक ग्रुप था। प्लेटो ने उस ग्रुप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी और प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और सुकरात की बहुत प्रशंसा करते थे और प्लेटो उनसे बहुत प्रभावित थे सुकरात से, और सुकरात से ही उन्होंने फिलॉसफी सीखी और लर्न फिलॉसफी अंडर द गाइडेंस ऑफ सोक्रेटिस एंड बिकेम अ ग्रेट लवर ऑफ विजडम। और सुकरात से फिलॉसफी सीखने के बाद वो दर्शन और बुद्धि के, ज्ञान के बहुत बड़े समर्थक हो गए। प्लेटो एक जबरदस्त लेखक थे और हालांकि प्लेटो खुद बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते थे, लेकिन और प्लेटो के टाइम में जो ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में हमें जानकारी मिलती है उसमें ये भी पता चलता है कि उस समय के लोग पढ़ना बहुत पसंद नहीं करते थे। उन लोगों को सुनना ज़्यादा पसंद था, देखना ज़्यादा पसंद था, तो वो ड्रामा देखने में ज़्यादा यकीन करते थे, पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। प्लेटो भी बहुत ज़्यादा किताबों के शौकीन नहीं थे, लेकिन प्लेटो ने कई सारी चीज़ें लिखी हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि
प्लेटो जो थे वो पोएट भी थे और वो लिटरेरी गिफ्टेड आदमी थे। तो उनके पास साहित्यिक कला का की प्रतिभा थी। तो प्लेटो एक प्रोलिफिक राइटर थे और उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने जो कुछ भी, चूँकि मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्लेटो एक फिलोसोफर थे, प्लेटो पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं थे, प्लेटो फिलोसोफर थे, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे। और प्लेटो की दर्शन से संबंधित बहुत सारी किताबें आपको जो भी देखने को हमें मिलती हैं इस समय, वो सब कुछ डायलॉग फॉर्म में लिखे हुए। डायलॉग मतलब ड्रामा का एक फॉर्म है जिसमें संवाद की तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है। तो प्लेटो ने अपने सभी कृतियों को डायलॉग्स फॉर्म में लिखा है। तो उनकी कुछ मशहूर कृतियाँ हैं, जैसे एपोलॉजी है, क्रीटो है। क्रीटो उन्होंने पूरा नहीं किया था, हाफ फिनिश्ड है, आधा ही लिख पाए थे। और फेड्रस है, सिम्पोजियम है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक इस सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए रिपब्लिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिपब्लिक में ही प्लेटो राज्य के संरचना, राज्य के उद्देश्य, इन सब चीज़ों के बारे में वो चर्चा करते हैं। और रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय की अवधारणा, शिक्षा की अवधारणा, इनको बहुत विकसित किया, इसलिए रिपब्लिक सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। फिर स्टेट्समैन हैं, लॉज हैं, ये कुछ किताबें लिखी। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें प्लेटो ने डायलॉग फॉर्म में लिखी हैं और रिपब्लिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द फॉर्म ऑफ राइटिंग इज इन द स्टाइल ऑफ डायलॉग। ये मैंने आपको बता दिया कि वो डायलॉग के स्टाइल में लिखा है उन्होंने कि किसी ने कुछ बोला, फिर उसका जवाब किसी ने कुछ और दिया। और प्लेटो की जो भी राइटिंग्स हम लोगों को मिलती है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है कि हर एक उसके डायलॉग के फॉर्म में सोक्रेटिस जो है उनका चीफ स्पीकर बनाते हैं। प्लेटो उसको एक कैरेक्टर बनाते हैं और सुकरात एक कैरेक्टर होता है जो कि बहुत बुद्धिमान है, वो सब प्रश्नों का उत्तर देता है लोगों का, और लोग उनसे आर्ग्यू करते हैं तो उनको अपना अपना पक्ष रखते हैं, सुकरात उनको उनके पक्ष को काटते हैं, और ये सब कुछ संवाद की शैली में लिखा हुआ है। इसलिए हम लोगों को यदि आप इनको पढ़ेंगे प्लेटो की किताबों को, तो आपको लगेगा कि जैसे आप कोई नाटक पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं नाटक के बीच में प्लेटो बहुत सारे दार्शनिक प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आते हैं। तो उनकी फॉर्म ऑफ राइटिंग है वो डायलॉग के रूप में है, और सुकरात उनका प्रमुख वक्ता है, प्रमुख कैरेक्टर। द प्लेटोनिक डायलॉग्स आर पॉलिटिको फिलोसॉफिकल इन नेचर। तो जितने भी आप डायलॉग्स उनके पढ़ेंगे, ये जैसे एपोलॉजी, क्रीटो, फेडरस, सिम्पोजियम, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, ये सब कुछ के अंदर आपको पॉलिटिको फिलोसॉफिकल, राजनीतिक दर्शन शास्त्र से संबंधित प्रकृति की चीज़ें मिलेंगी उसमें। और उनके हिज डायलॉग्स विद आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स। अब प्लेटो ने अपने समय की जो राजनीतिक और दार्शनिक समस्याएं थीं, जो प्लेटो ने महसूस की उस समय, आज से 2500 साल पहले, उन्होंने उसको संवाद शैली में उन किताबों में लिखा है। तो इससे हमको ग्रीक सिविलाइजेशंस के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है कि प्लेटो किस प्रकार की प्रॉब्लम को वो देखना चाहते हैं और उनके देखने का नज़रिया क्या है। तो प्लेटो एक बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर के रूप में सामने आते हैं। और एक और पॉइंट आपको जानना जरूरी है यहाँ कि अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ हिज राइटिंग इज द यूज़ ऑफ एनालॉजी। उन्होंने एनालॉजी का बड़ा यूज़ किया है। एनालॉजी का अर्थ ये हुआ कि हम लोग किसी चीज़ का किसी बात को कहने के लिए हम कोई न कोई मॉडल ढूंढते हैं और उस मॉडल की सहायता से हम अपनी बात को कहना चाहते हैं, उसको एनालॉजी कहते हैं। तो उन्होंने एनालॉजी का बहुत इस्तेमाल किया है, और एनालॉजी ज़्यादातर उन्होंने कलात्मक क्षेत्रों से, साहित्यिक क्षेत्रों से लिए और नेचर से लिए। नेचर से भी कहने का अर्थ है कि उन्होंने वाइल्ड लाइफ से बहुत लिए, जैसे डॉग का बहुत लिया है उन्होंने एग्जाम्पल कि वॉच डॉग क्या करता है, इस तरीके का वो बताने के लिए कि रूलर कैसा होना चाहिए। तो वो एनालॉजी का फॉर्म उन्होंने कई जगह यूज़ किया है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना